नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज मुझे थोड़ा सा तकलीफ है, दुख है। दुख इस बात का, कोई व्यक्तिगत दुख नहीं है। दुख इस बात का है साहब कि आज 27 जून है और परसों 25 जून था। 25 जून को इस पिछड़े समाज के लोगों को हक और अधिकार दिलाने वाले, इस पिछड़े समाज के लोगों को जगाने वाले, इस पिछड़े समाज के लोगों के जीवन स्तर को उठाने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री का जन्मदिवस था जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके पिछड़े समाज को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। पिछड़े समाज को भी सम्मान से जीने का हक और अधिकार जिसने दिया, उस प्रधानमंत्री का कल परसों जन्म दिवस था। लेकिन किसी भी पिछड़े समाज के संगठन, किसी भी पिछड़े समाज के सेमिनार, किसी भी पिछड़े समाज के लोगों के द्वारा कोई उनके जन्मदिवस पे आयोजन ना करना, कोई सम्मान पूर्वक कार्यक्रम ना करना, ये मुझे अंदर से जरूर टीस देता है। मुझे लगता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इसीलिए कोई पिछड़ों के हक की आज बात नहीं करता। जानता है कि मैं जिस पिछड़े के लिए बात करूंगा वो उसके द्वारा सम्मान के बजाय सिर्फ अपमान झेलना पड़ेगा, उससे सिर्फ तिरस्कार मिलेगा, उससे कुछ फायदा नहीं है। यही कारण है कि लोग आज पिछड़े समाज की बात नहीं करना चाहते। क्या हुआ? जिसने बात किया, जिसने अधिकार दिलाया, जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की, क्या उनके पक्ष में ये पिछड़ा समाज खड़ा हुआ? क्या उनके अधिकार, उनके सम्मान के लिए पिछड़ा समाज खड़ा हुआ? क्या उनके देहांत के बाद जन्मदिवस या पुण्यतिथि के रूप में पिछड़ा समाज मनाता है? क्या उनको याद करता है? नहीं करता। तो कौन आपकी बात सुनेगा, कौन आपको समझेगा? सबसे लाख टके का सवाल ये है साहब। इसीलिए पिछड़े समाज को कोई नहीं सोचता। आज हमारा समाज और इस देश की आवाम, एक ऐसे व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, आदरणीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जिसको हम लोग बीपी सिंह के नाम से जानते हैं। बीपी सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे कि जब तक वो प्रधानमंत्री पद को ग्रहण नहीं किए थे, तब तक इस देश की आवाम, इस देश की जनता उन्हें नारा लगा के पूछती थी, राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। इस देश की आवाम, इस देश की जनता, इस देश की मीडिया उन्हें बताती थी। जब तक प्रधानमंत्री बनने से पहले वो बोफोर्स घोटाले को, रक्षा सौदे में घोटाले को इस देश के सामने रखते थे और कहते थे कि बोफोर्स घोटाले की पूरी पर्ची मेरे पॉकेट, मेरी जेब में रखी है, इस जेब को अगर पर्ची निकाल दूंगा तो पूरा का पूरा रक्षा सौदे का करप्शन इस देश के सामने उजागर हो जाएगा। तो उस समय पत्र पत्रिकाओं और मीडिया में, अखबारों में इस राजा साहब बीपी सिंह के लिए तमाम उनके सम्मान में लेख लिखे जाते थे, उनके पूजा की जाती थी और लोग उन्हें नायक के रूप में पूछते थे और इस देश की आवाम खुशी खुशी वो नारा लगाती थी, राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। लेकिन अचानक जिस समय प्रधानमंत्री बनने के बाद जब यही शख्स थोड़ी सी पिछड़ों समाज की बात कर देता है, पिछड़े समाज के करोड़ों लोगों को जीवन यापन करने का, उन्हें अधिकार दिलाने के लिए एक रिपोर्ट लागू कर देता है, तो यही देश की आवाम, यही देश की ब्राह्मणवादी मीडिया और यही देश के सवर्णवादी समाज के मानसिकता के लोग नारा लगाते हैं, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। आखिर में राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है से ये नारा कैसे चेंज हो गया? राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। आखिर इसके पीछे कौन लोग थे? मैं उन्हीं महान शख्स की आज बात करने जा रहा हूं और मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूं, अपने लोगों को समझाने, बताने, दिखाने के लिए कि आप लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। 25 जून को, प्रत्येक 25 जून को जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्मदिवस है, तो आपको अच्छे कार्यक्रम करके अपने समाज के लोगों को, अपने समाज के युवाओं को जरूर बताना चाहिए। जो आप कार्य नहीं कर रहे हैं, उस कार्य को मैं भी थोड़ा सा करने का प्रयास कर रहा हूं और उसी प्रयास के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में थोड़ी सी कहानी। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 के इलाहाबाद के मांडा के राजा बहादुर राम गोपाल सिंह जी के हुआ। लोग पूछते हैं कब जन्म हुआ, तो जान लीजिए विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद के अंतर्गत मांडा के राजा बहादुर राम गोपाल सिंह जी के हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा वाराणसी के, चूंकि इलाहाबाद से सटा हुआ वाराणसी है, तो वाराणसी के यूपी कॉलेज उदय प्रताप सिंह कॉलेज से स्टार्ट हुई। यूपी कॉलेज से होते हुए वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर आगे चल के उन्होंने हायर एजुकेशन पुणे विश्वविद्यालय से प्राप्त की। हालांकि उनके अंदर जो राजनीतिक जो चेष्टा थी और राजनीतिक जो शौक था और राजनीतिक जो उनके अंदर हुनूर था,
वो यूपी कॉलेज से ही स्टार्ट हो गया। जब यूपी कॉलेज से पढ़ते समय वो छात्र संघ का चुनाव लड़े और उस समय वो अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हुए, अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए। यूपी कॉलेज से अध्यक्ष पद निर्वाचित होने के बाद जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे वो उपाध्यक्ष के पद पर भी निर्वाचित हुए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष पद पे निर्वाचित होते हुए तमाम राजनीतिक सफर को करते हुए वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 9 जून 1980 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। 9 जून 1980 को विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए जीवन का सबसे अहम दिन था जब उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन कुछ पारिवारिक घटनाओं के अंदर से झकझोरने के कारण, कुछ पारिवारिक समस्या के कारण 28 जून 1980 को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मात्र लगभग 20 दिन तक वो सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद राजनीतिक सफर वो आगे बढ़ते रहे। बाद में आगे चल गए केंद्रीय वित्त मंत्री हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री के बाद आगे चल के वो रक्षा मंत्री भी बने थे। और ये सफ़र तय करते हुए 2 दिसंबर 1989 को, 2 दिसंबर का सबसे अहम दिन है। 2 दिसंबर 1989 को भाजपा के सहयोग से जनता दल से पीएम के पद पे, मतलब प्रधानमंत्री पद पे वो निर्वाचित हुए, यानी कि वो शपथ ग्रहण को लिए। तो अब बात होती है कि सर उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली थी, किस पार्टी की तरफ से ली थी? तो आपको मालूम है, भाजपा के सहयोग से जनता दल की पार्टी की तरफ से विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि बीपी सिंह ने 2 दिसंबर 1989 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। अब 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने अपने इरादे साफ करना शुरू कर दिया जब 31 मार्च 1990 को भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला था, लेकिन प्रधानमंत्री बीपी सिंह के बनने के बाद 31 मार्च 1990 को BR अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उन्होंने भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। फिर उसका सिलसिला यही नहीं रुका। जब उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी तो वहीं से उनके अंदर जो चल रहा था, जो पीड़ा थी, जो वो समाज दबे कुचले लोगों के लिए करना जानते थे, कहना के बजाय वो करना चाहते थे, वो धीरे धीरे वो साफ झलक रहा था, साफ दिख रहा था कि जो व्यक्ति दलित समाज के व्यक्ति को भारत रत्न दे रहा है, निश्चित रूप से वंचित, दलित और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहता है। उसी सिलसिले में 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए एक प्रेस नोट जारी कर दिया। भारत के इतिहास में 7 अगस्त 1990 का दिन सबसे सुनहरा दिन था, गोल्डन टाइम था, जब करोड़ों लोगों के जीवन यापन को सुधारने के लिए, दबे कुचले पिछड़े वंचितों दलितों के जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की प्रेस नोट जारी कर दी। 7 अगस्त 1990 के प्रेस नोट जारी करने के बाद 13 अगस्त 1990 को इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई और 15 अगस्त 1990 को, क्या गजब का दिन था 15 अगस्त 1990। ये मैं चाहता हूं कि पिछड़ी समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, युवा हो, कोई भी हो, सबको ये दिन याद होना चाहिए। आज जब आप पढ़ाई करते हो, नौकरी प्राप्त करते हो, ओबीसी के आरक्षण के तहत आप नौकरी प्राप्त करते हो, आरक्षण से लोगों का जीवन स्तर सुधारने की बात करते हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये किसने लागू किया था, कब लागू किया था। इसके बिना आपका जीवन मेरी समझ से अधूरा है। तो आप याद रखिए कि 15 अगस्त 1990 को लाल किले की प्राचीर से बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के ऐलान कर दिया। अब इस ऐलान करने के बाद पूरे देश में सवर्णवादी मीडिया ने इसके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। मुश्किल से 10% आबादी है सवर्णों की, और 10% में कितने परसेंट लोग राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक्टिव होंगे, आप अंदाज़ा लगाइए। और उसमें भी मीडिया का पूरी तरह से मीडिया पे कब्जा था। और इस प्रकार से उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट
और साथ में बीपी सिंह का विरोध होने लगा। जैसे लगता था कि देश में कोई ऐसी घोषणा हो गई है जिससे पूरे देश का जीवन स्तर नरक बन जाएगा। मात्र 10% के लोगों के आंदोलन को इस पूरे देश का आंदोलन करार दिया गया, इस पूरे देश का आंदोलन बताया गया और इनके बताने के वजह से ही पूरे देश में दंगों फसाद की आग लग गई। जिस विश्वविद्यालय और कॉलेज मां सरस्वती के पावन पवित्र प्रांगण हुआ करते हैं, उस विश्वविद्यालय में भी लोग नारेबाजी करने लगे। उस विश्वविद्यालय की लड़कियां एक तख्तिया लेकर चलने लगी कि अब मुझे बेरोजगार पति नहीं चाहिए। मैं बड़ा सोचने को मजबूर हो जाता हूं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी तो क्या उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कहीं ये लिखा था क्या कि जनरल वर्ग या सामान्य वर्ग के लोगों को हम नौकरी नहीं देंगे, बल्कि उसमें तो ये लिखा था कि सामान्य वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिलेगा, 27% उन्हें नौकरी में आरक्षण मिलेगा। तो 27% उनके आरक्षण नौकरी में लेने की वजह से क्या आपको बेरोजगार हो जाएंगे आप? यही सबसे बड़ी दुर्भावना थी सवर्ण के लोगों का कि उन लोगों ने पिछड़े वर्ग के उत्थान और पिछड़े वर्ग के सामाजिक अपनापन को नहीं समझ पाए और उन्हें सहर्ष रूप से इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार करना चाहिए था, बल्कि उन्हें कहना चाहिए था कि 50% की आबादी को सिर्फ 27% आरक्षण नहीं दीजिए, बल्कि इन्हें 50% आरक्षण दीजिए। उन्हें तो आरक्षण का मानक बढ़ाने की बात करती थी, लेकिन 27% आरक्षण को भी वो पचा नहीं पाए। अपने लोगों को कभी नहीं सोच पाए कि इन बेचारों को भी आगे बढ़ना चाहिए था। क्या उन्होंने कभी ये दिमाग लगाया कि तेली, तमोली, नाई, कुमार, ये जितने छोटी जातियां हैं, क्या इन जातियों के लोगों को भी सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहिए? क्या इन लोगों को भी अच्छे से जीवन यापन का ढंग नहीं जीना चाहिए? क्या जानवर से बदतर जिंदगी इनको जीने का हक है? क्या ये इंसान नहीं है? लेकिन उन लोगों ने नहीं सोचा और ना सोचने की वजह से पूरे देश में इसके खिलाफ माहौल बना दिया और माहौल बनाने की वजह से पूरे देश में 159 लोग आत्मदाह किए, 63 लोग मारे गए और सबसे चर्चित जो व्यक्ति था राजीव गोस्वामी, उसने भी आत्मदाह कर लिया और उसका आत्मदाह करना पूरा मामला पूरा देश को पता चला और अल्टीमेटली फाइनली 2004 में राजीव गोस्वामी की भी मृत्यु हो गई। अब पूरे देश में एक पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चलाया गया और बीपी सिंह को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाएगा। लेकिन बीपी सिंह भी तो एक अलग मिट्टी का बना हुआ व्यक्ति था जो पिछड़े वर्ग को समाज के अधिकार के लिए लड़ रहा था, दलितों के अधिकार के लिए लड़ रहा था और मरने के बाद भी आज वो अमर है। मेरे जैसे लोग उनको आज याद करते हैं सिर्फ इसीलिए बीपी सिंह ने क्षत्रिय होने के बावजूद भी पिछड़े समाज के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जो कभी पिछड़े समाज का नेता नहीं किया। और आज बीपी सिंह को कोई याद नहीं करता है, यही मुझे टीस है। बाद में जब बीपी सिंह से पूछा कि कुछ पत्रकारों ने पूछा कि ये बताइए बीपी सिंह जी कि आपने पिछड़े वर्ग के अधिकार दिलाने के बाद क्या कोई आपको आत्मग्लानि हो, कोई पछतावा है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो करोड़ों लोगों का जीवन स्तर उठा दिया है। आत्मग्लानि और शर्म तो उनको आनी चाहिए जो इन लोगों के अधिकार को प्राप्त करने के बाद वो लगातार हिंसक आंदोलन कर रहे हैं। मैंने तो इन जीवन स्तर उठाने के लिए जो गोला फेंकना था वो फेंक दिया, जो बाढ़ चलाना था वो चला दिया और सटीक निशाने पे लगी है। निश्चित रूप से आने वाला समाज, आने वाला पीढ़ियाँ और आने वाला दबे कुचले पिछड़े समाज के लोग इस बात को समझेंगे। बीपी सिंह के ये स्टेटमेंट थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज पिछड़े समाज के लोग जो सम्मान और अधिकार उनको देना चाहिए था वो नहीं देते हैं। जैसा कि आपने देखा 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने जब 10% जनरल रिजर्वेशन दिया, सामान्य वर्ग के लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया, तो क्या इस देश में कहीं दंगा फसाद हुआ? क्या कहीं ट्रेनें जली? क्या आपने सुना कहीं टायर तक जला? नहीं जला, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग, बहुसंख्यक आबादी के लोग, बहुजन के लोग बड़े दिलदार होते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वो 10% गरीबों को और सवर्ण लोगों को आरक्षण दे रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने उनके समर्थन में पूरी तरह से अपने कदम से कदम मिला के चला, कहीं पर भी कोई आंदोलन नहीं किया, कहीं पर भी कोई हिंसा नहीं किया। यही उम्मीद 1990 में भी सवर्णवादी लोगों को भी, सवर्ण समाज के लोगों को भी करना चाहिए था। पिछड़े समाज का जब आरक्षण मिला तो निश्चित रूप से उन्हें सहर्ष रूप से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज मुझे विडंबना इस बात की भी है कि कुछ भाजपा और कांग्रेस शासित राज्य ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक
मंडल कमीशन के द्वारा जो अनुशंसाएं हैं उन अनुशंसाएं को नहीं लागू की गई। 27% रिजर्वेशन अभी भी नहीं दिया गया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य है तो मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य है। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैले के हैं। ये दोनों का लक्ष्य होता है सिर्फ ब्राह्मणवादी समाज को उत्थान करना। कभी भी वो ओबीसी और पिछड़े वर्ग के हितैषी हो ही नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जिस समय पिछड़े वर्ग का लागू हुआ, कांग्रेस ने तो सदन में इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और उसने कहा कि वीपी सिंह के इस निर्णय से पूरे देश में आग लग जाएगी। और आग लग रही थी, और आग बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी, थोड़ी बहुत लग रही थी, लेकिन ब्राह्मणवादी समाज और मीडिया इस पूरे देश की आग दिखा रहा था, लोगों को भड़का रहा था। अब भाजपा की बात करिए, भाजपा भी वो कहती थी कि मैं कम्युनिस्टों के साथ हूँ, और कम्युनिस्ट हमेशा इस आरक्षण का विरोध करते थे, भाजपा भी विरोध करती थी। आरएसएस बहुत ही चालाक संगठन है। आरएसएस ने सोचा कि अगर हम खुले रूप से विरोध करेंगे तो पिछड़ा समाज हमें वोट नहीं देगा, और पिछड़ा समाज वोट नहीं देगा तो कभी भी हम राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। उस समय भाजपा को राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट से पहले की बात है, जब राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं थी तो भाजपा ने सोचा कि कौन सी ऐसी चाल चली जाए कि जिससे हम राजनीतिक सत्ता भी हासिल कर लें और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू करने से रोक लें, उसको दबा दें। तब इन लोगों के दिमाग में आया कि पिछड़ा और बहुजन समाज जो है अभी पूरी तरह से चालाक कूटनीतिक नहीं है, ये धार्मिक पूरी तरह से अंधविश्वास में डूबा हुआ समाज है। क्यों नहीं हम इन्हें धर्म के बारे में बताते हैं, और धर्म के बारे में बताएं तो धर्म के बारे में जब ये जानेंगे तो ये समाज के अशिक्षित लोग हमारी तरफ मुड़ जाएंगे और अपने अधिकार की बात करना भूल जाएंगे। इसी रणनीति के तहत कमंडल आंदोलन को चलाया गया। आप सभी को मालूम है 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर से कमंडल आंदोलन को चलाया गया, जिसके सारथी आज के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे। तो ये आरएसएस और संघ की सोची समझी साजिश थी। इस जो रिजर्वेशन लागू किया, जो ओबीसी समाज का मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की, उसी धार को मंद करने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से, सामने से नहीं, सामने से अगर वार होता तो ओबीसी समाज समझ जाता, पीछे से उसकी गर्दन को दबोचने के लिए, उसको कम करने के लिए और इनको अधिकार से वंचित करने के लिए और अपनी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए इस पिछड़े समाज को पीछे से अटैक किया गया। और पिछड़ा समाज ये समझ नहीं पाया उस समय भी, 90 में भी और आज भी। इसी वजह से सोमनाथ मंदिर से लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारथी के रूप में कमंडल आंदोलन को चलाया गया 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर से। और वो पूरे देश में रथ यात्रा गुजी, और वो रथ यात्रा जिस रास्ते से गुजरी उस रास्ते को लहूलुहान कर दिया, क्योंकि वो लोग नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इसी नारे में पूरा ओबीसी समाज समाहित हो गया। ओबीसी समाज भूल गया कि मुझे अपने अधिकार की बात करनी है। ओबीसी समाज पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया कि मुझे वीपी सिंह ने जो अधिकार दिया उस अधिकार के लिए बात करनी है, उस अधिकार को लागू कराने की बात करनी है। और जब भाजपा अपनी इस रणनीति में, मतलब जनसंघ या आरएसएस अपनी इस रणनीति में सफल हो गया, और उसी सफल होने के बाद पूरा पिछड़ा समाज पूरी तरह से हिंदूवादी बनने लगा। और जब हिंदूवादी बनने लगा तो निश्चित रूप से अपनी जड़ से वो दूर हो गया, और जड़ से दूर होने के बाद ही आज पिछड़ा समाज उसको अपनी ग्लानि समझता भी नहीं है और लगातार वो पीछे जा रहा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि 10 नवंबर 1990 को इसी भाजपा की सरकार ने वीपी सिंह से समर्थन वापस ले लिया, और समर्थन वापस लेने के वजह से सरकार गिर गई। आप सोचिए, 15 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है, और 10 नवंबर 1990 को भाजपा, जो जनता दल के सहयोग से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, भाजपा अपना समर्थन वापस लेती है, और इसके परिणाम स्वरूप वीपी सिंह की सरकार गिर गई। लेकिन वीपी सिंह को इसका पछतावा नहीं था। वीपी सिंह तो जानते थे कि ये निर्णय लेने के बाद निश्चित रूप से मैं राजनीतिक रूप से अछूत हो जाऊंगा,
क्योंकि मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना, मैं तेली, तमोली, कुम्हार, काश, प्रजापति, राजभर, बीन, केवट की बात कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से ये तो लोग अछूत थे वर्ण व्यवस्था के अनुसार। जब वर्ण व्यवस्था के अनुसार अछूत थे तो मैं इनके अधिकार की बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी तो लोग अछूत मानेंगे, और निश्चित रूप से अछूत मानने लगे, और अछूत मानने के कारण ही उनकी सरकार को गिरा दिया। हालांकि वीपी सिंह को इसका कोई मलाल नहीं था। इसी वजह से 1996 में जब गैर भाजपा और गैर कांग्रेस के लोग गए और वीपी सिंह से निवेदन करने कि आइए प्रधानमंत्री दोबारा बनिए, वीपी सिंह अपने आवास से बाहर निकल गए, अकेले में चले गए, किसी को बताया तक नहीं। लोग खोजते रहे, आए ही नहीं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं था, उन्हें तो देश में अमर होना था। हालांकि बाद में वीपी सिंह अपने बीमारी की वजह से 27 नवंबर 2008 में उनका दिल्ली में निधन हो गया। 27 नवंबर 2008 को निधन हुआ। तो हम ना तो 27 नवंबर को वीपी सिंह की पूरी तिथि मनाते हैं, ना तो 25 जून को की जन्म तिथि मनाते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है इस पिछड़े समाज की। और जब तक ये पिछड़ा समाज इस बात को नहीं समझेगा, अपने अधिकार की बात नहीं करेगा, इससे गुमराह किया जाता रहेगा, और गुमराह करके इसका राजनीतिक खनन होगा, सामाजिक खनन होगा, और आने वाले कुछ समय में ये फिर से 70-80 के दशक में पहुंच जाएगा। अगर समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो इसका निश्चित रूप से पतन निश्चित है। धन्यवाद।